हेलो बच्चों, देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर हम लोग क्या हैं 6 में हैं। फटाफट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो जो मेन बातें हैं उसी को हम लोग लेकर चलते हैं फटाफट रिवीजन में। अब आइए फटाफट रिवीजन में आज का जो चैप्टर है वह ईएमआई है। देखिए बेटा, ईएमआई में जो पूरी चीज़ें हमको पढ़नी उससे 2 क्वेश्चन हमको मिलेंगे। जैसे हमको क्या क्या पढ़ना होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। ईएमआई अगर हम पढ़ते हैं तो हमको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, तो क्या क्या पढ़ना होगा भाई ये भी तो बता रही है कि क्या क्या। पहले मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, फिर इंड्यूस्ड EMF पढ़ना है, इंड्यूस्ड पावर पढ़ना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है पहले चरण में, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। दूसरे में लेंज लॉ पढ़ना है, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तीसरे में मोशनल ईएमआई आपका पढ़ना है, उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। फिर आपका रोटेशनल ईएमआई पढ़ना है और पीरियोडिक ईएमआई पढ़ना, उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। फिर स्टैटिक ईएमआई पढ़ना है, उस पर कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्वेश्चन उस पर बताते चलेंगे। फिर आपको उस पर ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है, एलसी ऑसिलेशन भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो 2 क्वेश्चन आपके कम से कम इससे रहेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, एकदम शॉर्ट में, एकदम जो मेन चीजें हैं उन्हीं को हम लेके चलते हैं। आओ भाई, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स देखा जाए क्या है। तो देखो बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड का बौछार, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो बौछार है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड का बौछार है उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसके लिए सबसे पहली चीज आपको एरिया नॉर्मल वेक्टर देखना पड़ेगा। ये देखिए एरिया नॉर्मल वेक्टर, जैसे ये देखो, ये कोई भी प्लेन है, उस प्लेन का एक एरिया नॉर्मल वेक्टर होता है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये देखो इस प्रकार से होता है। अब हम इसमें ये देखते हैं, मतलब एरिया हमेशा प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए एरिया हो गया, मान लीजिए एरिया वेक्टर हो गया, एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अब इससे कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास कर रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कर रही है थीटा एंगल पे। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कंपोनेंट ऑफ एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी फाई इक्वल टू क्या होता है, ये देखो फाई, ये देखिए ये जो फाई दिया गया है वह क्या दिया गया है, ये ए है तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, यानी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू, ये देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, इस पे डॉट प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो फाई इक्वल टू BA कॉस थीटा, ठीक है, इस पे डॉट प्रोडक्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। इसकी यूनिट जो होती है याद रखिएगा वेबर होती है। ठीक है, ये ध्यान देना, इसकी यूनिट जो होती है वेबर होती है। ये SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का mt पावर -2, mt पावर -2 a पावर -1, और इसका L स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर t पावर -2 a पावर -1 होता है। और एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का रेशियो वेलोसिटी के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो वेलोसिटी के बराबर होता है। फिर इसमें देखिए CGS यूनिट जो इसकी होती है, ये देखिए CGS यूनिट जो होती है वह 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होती है। ये देखना, ये CGS यूनिट जो होती है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होती है, ये इसकी CGS यूनिट होती है। यानी 1 वेबर जो होता है वह 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब इसमें 2 बातें क्लियर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली बात ये आपको क्लियर करना है, ठीक है, कि अगर कोई भी कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल दिया गया है तो कभी भी थीटा 0 मत यूज करना। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। यानी क्या कहने का मतलब है, इफ प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देखिएगा प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा यहां क्या होगा, बताइएगा भाई, थीटा यहां क्या होगा, थीटा इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री होगा, नॉट 0 डिग्री। जैसे ये देखिए ये प्लेन है कॉइल का, मतलब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल का प्लेन दिया गया है, एकदम विशेषकर स्पेशल बातें, छोटी छोटी बातें। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये दिया गया है। और नॉर्मल इसका कैसे दिया गया है, ये देखो नॉर्मल ऐसे दिया गया भाई, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो इन दोनों के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, 0 डिग्री नहीं बताएगा। तो प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है
एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बताओ फ्लक्स फाई क्या हो जाएगा? अगर इस तरह से होगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू BA cos 90 होगा, यानी इस दशा में फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। इस दशा में फ्लक्स 0 होगा। यही अगर मान लीजिए ये कहता है यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल, एकदम छोटी छोटी बात, प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, अगर प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड कहता है, प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से ये देखिए दिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और ये प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए इस तरह से है, ये प्लेन ऑफ कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है इस तरह से। तो अब देखो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर इसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब फाई इक्वल टू क्या होगा? ये देखो फाई इक्वल टू BA cos 0, यानी इस समय मैक्सिमम फ्लक्स होगी कि नहीं? तो ये दोनों बातें जो हैं विशेषकर ये ध्यान रहे बेटा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहता प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो कहता है प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चे क्या करते हैं? थीटा क्या लगा देते हैं? 90। नहीं, थीटा 90 मत लगाना, फाई इक्वल टू क्या हो गया? BA cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स के बारे में। अब बेटा इसमें याद रखिए, इस चैप्टर में जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अब ये बात आती है कि आखिरकार फ्लक्स चेंज कैसे होगा? मतलब जब इस चैप्टर में फ्लक्स चेंज होगा तभी जाके हम कुछ कह सकते हैं, नहीं तो हम कुछ कह भी नहीं पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्लक्स चेंज कैसे होगा। अब देखो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या है? ये BA cos थीटा है, ठीक है, BA cos थीटा है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या तो थीटा चेंज हो। कुछ भी अगर इसमें से चेंज होगा, जैसे इनक्लोज्ड एरिया भी अगर चेंज होता है, तो याद रखिए फ्लक्स चेंज होगा। या मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो, या मैग्नेट या कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो, या क्या हो? रिलेटिव मोशन, ये देखिएगा रिलेटिव मोशन, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, ये ध्यान दीजिएगा, मैग्नेट एंड कॉइल, यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो। तो रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, याद रखिएगा, तभी फ्लक्स चेंज होगा। तो फाई इक्वल टू यहां क्या दे दिया है? ये देखिए BA cos थीटा दिया है, देखिए BA cos थीटा दिया है, और रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट हो। तो अब देख लीजिए, एक दो एग्जांपल जरा देख लेते हैं। ये देख लीजिए फ्लक्स चेंज, ये देखिए इधर की तरफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? ये फ्लक्स नॉट चेंज हो रहा है, ये देखो फ्लक्स नॉट चेंज, यहां पर जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका क्या है? कॉइल दिया गया है, और ये देखो मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इधर की तरफ जा रहा है। इसकी वेलोसिटी है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो बताइए क्या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है? अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब फ्लक्स इसका क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन यही देखो, अगर क्या है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल दिया है, और ये दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए ये भी वेलोसिटी जा रहा है, तो ये भी वेलोसिटी जा रहा है। तो ये बताइए दोनों के बीच रिलेटिव मोशन क्या है? दोनों के बीच रिलेटिव मोशन 0 है। अगर दोनों के बीच रिलेटिव मोशन 0 है तो इसका मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। यही अगर मान लो बेटा क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, देखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इसमें क्या है? एक कॉइल प्रवेश कर रहा है, ये देखो इसमें एक कॉइल प्रवेश कर रहा है इस तरह से, ये देखिएगा एक कॉइल इसमें प्रवेश कर रहा है, और एक कॉइल यहां से निकल रहा है। बोलो भाई, एक कॉइल यहां से प्रवेश कर रहा है। तो ये बताइए, जब ये कॉइल यहां प्रवेश कर रहा है तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा, मतलब एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं? ठीक है, पहले इतना मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, और जब ये निकल रहा है तो बताओ एरिया क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? भाई एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज होगा। लेकिन यही अगर बेटा क्या है बच्चों, यही अगर क्या है, इसमें जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है, ये ध्यान दीजिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल क्या है? घूमता है। तो अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूमता है तो याद रखिएगा फ्लक्स में कोई चेंज क्या है? नहीं होगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान देना।
अब देखो एक बात याद रखो, जैसे मान लीजिए अगर कोई कॉइल जो है θ1 से लेके θ2 तक रोटेट कर रहा है तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू BA cos θ2 माइनस cos θ1। ये ध्यान दीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं तो ये देखिएगा NBA होगा, फाइनल माइनस इनिशियल लेना है। यही अगर मान लीजिए थीटा कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, डेल्टा फाई क्या होगा, इस तरह से देखिए NB2 माइनस B1, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं A cos थीटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, एरिया में चेंज करते हैं तो डेल्टा फाई इक्वल टू NBA2 माइनस क्या A1, और ये क्या होता है cos थीटा होता है। तो ये चेंज ऑफ क्या हो जाता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये हो जाता है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए इसी पे हम लोग क्या करते हैं, आगे विचार करते हैं। ये तो हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर ये ध्यान देना है कि अब कौन सा लॉ इसमें आएगा, तो इसमें कौन सा लॉ आएगा, फैराडे लॉ आएगा, ठीक है। देखिए बेसिक चीजें चल रहे हैं, तो फैराडे लॉ आएगा। आखिरकार ये फैराडे लॉ है क्या, कैसे है, क्या चीजें कह रहा है फैराडे लॉ। तो चलो भाई फैराडे लॉ क्या है, कैसे कह रहा है, आइए चलिए देखते हैं फैराडे लॉ। तो चलो भाई फैराडे लॉ को देखते हैं क्या कहता है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ये कहता है कि व्हेन द रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी फैराडे लॉ ये कहता है कि इफ रिलेटिव मोशन प्रेजेंट बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी फाई बाई क्या होगा, dt होगा। माइनस साइन ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड है वो फ्लक्स चेंज का अपोज करता है, ठीक है, ये ध्यान देना। यानी माइनस साइन क्या प्रेजेंट करता है, ई अपोज क्या करता है, अपोज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये देखिएगा ई अपोज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब ई अपोज करता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, मतलब इंड्यूस्ड एमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिएगा इंड्यूस्ड एमएफ ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt हो जाएगा, और माइनस साइन का मतलब क्या है, ई अपोज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का ये अपोज करता है। ये फैराडे लॉ हो गया, ठीक है। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स और टाइम के बीच का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ फ्लक्स एंड टाइम ग्राफ इज कॉल्ड ईएमएफ। यानी क्या है, स्लोप ऑफ नेगेटिव स्लोप ऑफ फाई एंड टी ग्राफ इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको ईएमएफ कहते हैं। देखो भाई उसको ईएमएफ कहा जाता है, ठीक है, उसको ईएमएफ कहा जाता है। मतलब ये देखिए अगर फाई टी ग्राफ है तो उसका जो स्लोप कहेंगे उसी को हम ईएमएफ कहेंगे। अब मान लीजिए ये फाई टी ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ये देखिए ये फाई टी ग्राफ इस प्रकार से दिया है, ऐसे फाई टी ग्राफ दिया है, और कह रहा है कि इसको ईटी ग्राफ में, ईएमएफ और टाइम ग्राफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ और टाइम ग्राफ में चेंज करिए। तो चलिए भाई देख लीजिए, ये बताइए ये जो स्लोप है वह क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डी फाई बाई डी टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्लोप कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिएगा स्लोप बढ़ता हुआ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, स्लोप कांस्टेंट है भाई, जो भी एंगल होगा वह पूरा सबका एक ही होगा ना, तो स्लोप ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो इसका ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा, ईएमएफ कांस्टेंट और मतलब इतने पार्ट का क्या होगा, ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा। ये देखिएगा इतने पार्ट का ईएमएफ जो होगा वह कांस्टेंट और निगेटिव होगा। यानी इसके लिए क्या है, ये देखिए इतने पार्ट के लिए इसका ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा। ये देखिए स्लोप कांस्टेंट है तो इसका ईएमएफ कांस्टेंट और निगेटिव होगा। और ये देखिए स्लोप जीरो है, अगर स्लोप जीरो है तो इसका मतलब इसका ईएमएफ जो होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। यानी स्लोप अगर जीरो है तो इसका ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर स्लोप जीरो है तो इसका ईएमएफ जीरो होगा। और ये देखिए ये स्लोप निगेटिव है, ये स्लोप क्या है, देखिएगा ये स्लोप निगेटिव है। अगर ये स्लोप निगेटिव है, यानी क्या कहने का मतलब बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये स्लोप यहां पर निगेटिव है, तो अगर ये स्लोप निगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा। इसका ईएमएफ अगर कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ देखिए ऐसे मिलेगा। ये देखिएगा सारी सीधी लाइन है, कोई टेढ़ी लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये ईएमएफ और टाइम ग्राफ में इसका क्या है का
चेंज आएगा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है तो फाई और टी के बीच का ग्राफ अगर दिया गया है तो ये आपका ईएमएफ और टाइम के बीच का ग्राफ हो गया। दूसरी बात याद रखिएगा, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करने पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंटीग्रेशन करने पे आपको याद रखिएगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंटीग्रेशन करने पर आपको चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। चेंज ऑफ क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ का इंटीग्रेशन करने पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा और फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करने पे आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया फैराडे लॉ। अब यहीं पर देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी रहता है, जैसे मान लीजिए अगर फेरों की संख्या भी रहता है, तो ये देखिए फार्मूला कैसे कैसे चेंज होता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाता है। दूसरी बात, अब यही देखिए, अगर मान लीजिए आपसे इंड्यूस्ड करंट पूछता है कोई, तो आप बिना सोचे समझे I इक्वल टू ई बाई आर लिख देंगे। अब ये देखिए माइनस साइन का मतलब क्या है, ये बस यही बता रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रहा है। अभी इसको लेंज लॉ में एक्सप्लेन करेंगे हम कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वह चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर रहा है और कोई बात नहीं बता रहा है। तो I इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा। ये देखो I इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, मतलब I जो है करंट जो है वह ई बाई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो करंट I इक्वल टू ई बाई कितना हो जाएगा, ये देखिए आर हो जाएगा। तो करंट I इक्वल टू ई बाई आर हो जाएगा, यानी माइनस एन डी फाई बाई आर डी टी हो गया। ये देखिए, ठीक। फिर इंड्यूस चार्ज देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंड्यूस चार्ज के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इंड्यूस चार्ज के लिए क्या करते हैं, इंड्यूस चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, आई डी टी होता है। तो बताओ डी टी कट जाएगा, यानी एन डी फाई बाई कितना हो जाएगा, आर। एक बात याद रखना, इंड्यूस चार्ज टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। चाहे कॉइल को कितना भी तेजी से लाएं या ले जाएं, इंड्यूस चार्ज याद रखना स्पीड टाइम इन सब से इंडिपेंडेंट होगा, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको साफ साफ देख लेना, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है, यानी इंड्यूस चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन किस पे, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। ये देखिएगा इंड्यूस चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी इंड्यूस चार्ज जो होता है वह टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे निर्भर नहीं करता है। तो इंड्यूस चार्ज Q इक्वल टू आई डी टी हो गया आपका, ये एन डी फाई अपॉन कितना हो गया, आर हो गया, एन डी फाई अपॉन आर हो गया। तो E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, या इंड्यूस करंट I इक्वल टू ई बाई आर, या इंड्यूस चार्ज Q इक्वल टू आई डी टी एन डी फाई अपॉन कितना हो गया, आर हो गया। तो ये आपको तीसरा मिल गया। ठीक है, अब इसी के बाद इंड्यूस्ड पावर भी आता है। ये देखिएगा इंड्यूस्ड पावर भी आता है। ये देखो इंड्यूस्ड पावर P इक्वल टू ई स्क्वायर बाई आर होता है। E का मतलब क्या होता है, एन डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अपॉन आर। इसी पे इंड्यूस्ड हीट भी आती है, ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड हीट भी आता है। ये देखो इंड्यूस्ड हीट भी आता है। इंड्यूस्ड हीट H इक्वल टू क्या होता है, ई स्क्वायर बाई आर टी होता है। तो E का है, E क्या हो गया, एन डी फाई बाई डी टी। फार्मूले याद रहे, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फार्मूले से ही आएंगे, अपॉन आर क्या हो गया, टी हो गया। ये इंड्यूस्ड हीट हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, पावर जो है E पे डिपेंड करेगा, आर पे, और E जो है देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा। N जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे भी E डिपेंड करेगा। तो E पावर P इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर हो गया, या एन डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर हो गया। एन डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसी में ध्यान दीजिए, ये तो हमने इसके बारे में बताया। अब एक इसी में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कि आखिरकार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखिए, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देख लो बच्चों, ध्यान दो। ये देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों ध्यान दो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिएगा इसे पूछता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर क्या होता है,
नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर होता है। और क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, जैसे इंड्यूस्ड सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, और ये क्या होती है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। और मेक कंप्लीट सर्कुलर पाथ, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसके बारे में है। कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है कि आखिरकार इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब dV/dt, ये देखिए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब dV/dt, प्रोड्यूस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, और मेक कंप्लीट सर्कुलर पाथ, और ये कंप्लीट सर्कुलर पाथ बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, कंप्लीट सर्कुलर पाथ ये बनाता है, ध्यान दीजिएगा, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर और मेक कंप्लीट सर्कुलर पाथ बताता है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ क्या होता है, ये देखिए इस तरह से E in डॉट dl इक्वल टू माइनस डी फाई बाई क्या dt, ये देखिएगा इंड्यूस्ड, ये क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt। और बच्चों एक बात ध्यान देना, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो ये r रेडियस की ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, r रेडियस की, मतलब dV/dt। तो ये देखिए इसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, ये देखिए कंसेंट्रिक सर्कुलर होती है, कैसे होती है, कंसेंट्रिक सर्कुलर होती है, इस प्रकार से, ये देखो कंसेंट्रिक सर्कुलर होती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कुलर होती है, और सेंटर से r डिस्टेंस पे, ये देखिए सेंटर से r डिस्टेंस पे, यानी सेंटर से r डिस्टेंस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E in इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r होता है। ठीक है भाई, मतलब जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, r होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है, ये ध्यान देना। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाती है, ये E in और r के बीच का ये वेरिएशन होता है। तो ये क्या हो गया, E in डॉट dl इक्वल टू माइनस डी फाई बाई dt, ध्यान दीजिएगा माइनस डी फाई बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड dV/dt। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर, नॉन कंजर्वेटिव, मेक कंप्लीट सर्कुलर पाथ, और क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ, ये हो गया। और यहां से r डिस्टेंस पे कैसे वेरी करता है, E in इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अभी देखिए एक्सप्लेन करके ना, एकदम सिंपल में सब चल रहे हैं, E in इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ठीक है भाई, तो E in इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। अब बेटा इसी पे जरा क्वेश्चन देख ले हम लोग कुछ, ठीक है, कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या है। मैंने कहा कि जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कर रहे हैं, गूगल ड्राइव पे क्या है वहां लगा दे रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को हम आपको बता रहे हैं और कुछ क्वेश्चनों को आपको करना है, क्या करना है, आपको करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बहुत पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उससे शुरुआत करते हैं। लिंक में जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में तो वहां गूगल ड्राइव में लगा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं बेटा, हाँ, लेकिन इतना बता देंगे कि आप खुद कर ले जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को मैंने दिया है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कॉइल ऑफ एरिया ए इक्वल टू, देखिए एक कॉइल ऑफ एरिया ए इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर इज सिचुएटेड एट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, ये देखिए 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये देखिए एरिया वेक्टर जो बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ए, मतलब इस प्रकार से देखिए ये ऐसे दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे दिया है, और ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो आप तो तुरंत अभी बता देंगे, कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। तो अब ये देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू वह कितना होगा, BA cos क्या 60।
देखिएगा फ्लक्स फाई इक्वल टू बी ए कॉस 60 या फ्लक्स फाई इक्वल टू बी कितना है 4 है, ए कितना है 0.5 है, कॉस 60 कितना है, कॉस 60 1/2 है, ये देखिएगा कॉस 60 1/2 है, तो ये देखिए 2 से 2 कटा, ये देखिएगा 2 से 2 कटा, ये देखिए 2 से 2 कटा और ये कितना हो गया 1 वेबर हो गया कि नहीं? तो ऑप्शन में 1 वेबर दिया है। तो इसी तरह के और भी क्वेश्चन इसमें सिंपल दिए गए हैं, ठीक है। अब आप सबको लगाइएगा, सारी चीजें हम नहीं बताएंगे इसमें। अब 9 क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब सिंपल है। एक 6 लगा दे रहे हैं, फिर उसके बाद 9 लगा रहे हैं। और देखिएगा ये 6 टाइप के क्वेश्चन, ये 9 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो ये देखिए एक 6वां क्वेश्चन क्या है लगा रहे हैं। गूगल ड्राइव पे सारी चीजें दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 6वां क्वेश्चन, ए कॉइल हैज 1000 टर्न, यानी n इक्वल टू कितना दिया गया है 1000 दिया गया है। एरिया कितना दिया गया, एरिया दिया गया 6 क्वेश्चन है 500 into 10⁻⁴। द प्लेन ऑफ कॉइल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक इंडक्शन, देखिएगा प्लेन ऑफ कॉइल प्लेस्ड राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन, राइट एंगल पे रखा गया है, राइट एंगल पे रखा गया, तो इसका मतलब θ1 इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है कितना 2 into 10⁻⁵ वेबर। क्यों भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी ये कहे कि कॉइल प्लेस्ड राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब θ1 90 नहीं है, θ1 क्या है 0 डिग्री है। याद रखना θ1 0 डिग्री है, θ1 90 नहीं है, तो ये θ1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। और b इक्वल टू कितना दिया गया है, ये देखिए 2 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी b क्या है 2 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या दे रहा है, कहा जा रहा है कि द कॉइल इज रोटेट थ्रू 180 डिग्री, यानी θ2 इक्वल टू 180 डिग्री, कितने में, टाइम भी दिया है 0.2 सेकेंड। फिर कह रहा है कि इंड्यूस्ड एमएफ क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम फार्मूले वाले। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया है। अब आपके पास क्या फार्मूला होना चाहिए, ध्यान दीजिए, E इक्वल टू क्या है -n d∅dt, यही तो होगा। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, d∅ का मतलब BA cos θ हम लेंगे, यानी E इक्वल टू -n, B में कोई चेंज, A में कोई चेंज, ना B में चेंज है ना A में कोई चेंज है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, cos θ2 माइनस cos θ1 अपॉन क्या हो गया, ये टाइम हो गया। बोलो भाई ये तो हो गया, ठीक है। n भी पता है आपको, ये देखिए n पता है 1000, b पता है आपको 2 into 10⁻⁵, एरिया पता है 500 into 10⁻⁴, और ये देखो cos θ1 माइनस cos θ2, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो माइनस माइनस मिलकर -2 हो गया, और टाइम हो गया 0.2 आ गया 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन है, ठीक है, इस ऑप्शन में यानी 10 आया हुआ है, कितना आया हुआ है, ये देखिएगा 10 वोल्ट आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें दी रहती हैं, सब कुछ नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, एरिया दे देगा, और ये देखिएगा एक चीज हमें बस इसमें बताना है, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल और प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर। जैसे ज्यों प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर आता है बच्चा θ1 इक्वल टू 90 मारता, नहीं, प्लेन ऑफ कॉइल अगर परपेंडिकुलर है तो θ1 इक्वल टू 0 डिग्री होगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका 2 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, θ2 180 डिग्री है, t आपको दिया है, तो इंड्यूस्ड एमएफ इक्वल टू -n d∅ अपॉन कितना हो गया dt हो गया। फिर इसी में गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए भाई गूगल ड्राइव पे इसी में क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देख लेते हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक सर्कुलर कॉइल ऑफ 500 टन्स, एक सर्कुलर कॉइल है 500 टन्स है, ठीक है, देखिएगा 500 टन्स है, ये देखिए सर्कुलर कॉइल है, यानी इक्वल टू 500 टन्स। वायर हैज इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर पर टर्न है, 0.1 पर टर्न, ये देखिएगा पर टर्न दे दिया है, हाँ समझ लीजिएगा, पर टर्न मतलब एक टर्न में 0.1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, यानी में क्या होगा 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट कीप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.2 पी, ठीक है, कीप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी θ1 इक्वल टू कितना होगा,
ठीक है, मतलब कॉइल जो है वो कीप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी θ1 = 0 डिग्री, यानी ये देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है तो उसको ऐसे रखा गया है, ऐसे परपेंडिकुलर रखने का मतलब θ1 = जो होगा वो 0 डिग्री होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो 0.2 टेस्ला दिया है। रोटेट θ2 = 180 डिग्री तक अबाउट ए डायमीटर परपेंडिकुलर टू फील्ड इन 0.1 सेकेंड। वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। 0.1 सेकेंड। हाउ मच चार्ज विल बी पास, यानी चार्ज पूछा है। When the coil is connected to galvanometer with the combined resistance R = कितना 50 ओम। ये देखिए आपसे चार्ज पूछा गया है कितना होगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो आपको चार्ज, इंड्यूस चार्ज आपको बताना है। क्या बताना है? इंड्यूस चार्ज। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? इंड्यूस चार्ज बताना है। सारी चीजें दी गई हैं। कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, प्रत्येक का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, तो एन का एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये तो होता है θ1 0 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड है θ2। तो ये बताइए इंड्यूस चार्ज अभी हमने आपको बताया है Q = n d∅ अपॉन कितना होता है? R होता है। ये देखिए टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, अभी हमने आपको बताया था। तो ये Q = n d∅ क्या हो जाएगा? BA चेंज कौन हो रहा है? cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक भाई, और तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। Q = n कितना है? ये देखिए 500 है, B कितना है? 0.2 है, एरिया कितना है? 0.1 है, और cos θ2, ये देखिए cos θ2 180 हो जाएगा। cos 180 क्या होता है? -1 होता है, और ये क्या होता है? +1 होता है, तो ये क्या आएगा? -2, और यहाँ भी तो ऑलरेडी माइनस है। और रेजिस्टेंस कितना दिया गया? 50 दिया गया है। देखिएगा रेजिस्टेंस 50 दिया गया। तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये सारी चीजें अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 0.4 कूलम, यानी कौन सा ऑप्शन आता है? ये ध्यान रखना, बी वाला ऑप्शन आता है। देखो इसी तरह के अभी तक देखना नीट में, नीट छोड़ दीजिए, जेई में भी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे एकदम बेसिक क्वेश्चन इस समय करा रहे हैं बेटा। कोई एग्जामिनेशन का प्रेशर नहीं, ठीक है। आपको बेसिक फार्मूले मालूम हो और छोटे छोटे, जबकि अभी ये सब चीजें जैसे मान लीजिए जो क्लास लेक्चर होते हैं उसमें तो हम लोग बहुत ज्यादा बताते हैं, बताना पड़ता है। क्या करिएगा, नहीं, क्योंकि जब यहाँ तक जानेंगे तभी यहाँ तक जानेंगे, लेकिन इस समय 1 महीने का समय है, 1 महीने में हमको सब याद रखना है। तो बस हमारे साथ उस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को रिवीजन करते चलिए, और देखिएगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपका नीट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप ही लोग जीतेंगे, हर जगह आप ही लोग दिखेंगे, ठीक है ना, हर जगह आप ही लोग की जय जयकार होगी, ये ध्यान दीजिए। अब आ जाइए भैया, इसी में देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। 10 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ठीक है, φ दे दिया है, φ = 6t² - 5t + 1 करा। इंड्यूस्ड और रेजिस्टेंस भी दिया है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है, और टाइम भी दे दिया है 0.25 सेकेंड, और कह रहा है कि क्या बताइए? करंट बताइए। तो करंट तो हम तभी बता पाएंगे ना, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहेंगे। करंट तो हम तभी बता पाएंगे, हम करंट तभी बता सकते हैं जब हमें क्या पता रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। करंट हम तभी बता सकते हैं जब हमें ईएमएफ पता रहेगा। क्यों भाई? करंट हम तभी बता सकते हैं जब ईएमएफ, तो आप जानते हैं कि ईएमएफ क्या होता है? -d∅dt, मतलब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिएगा ईएमएफ = -d∅dt, मतलब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 6t² का मतलब क्या हो जाएगा? 12t, और माइनस कितना बचेगा? 5। t की जगह रखना कितना है? ध्यान दीजिएगा, t की जगह 12, माइनस साइन चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इंटू 1/4 रखना है, -5। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर जैसे माइनस लगाएंगे अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो E देखिए कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 3 में से 5 गया कितना? -2, इसका मतलब +2 वोल्ट हो गया, और खुद अपना चेंज करके दे रहा है। अब करंट I क्या होगा? E/R। देखिए I क्या हो जाएगा? E/R। E/R का मतलब 2/10 का मतलब क्या हो गया? ये देखिए 0.2 एम्पियर हो गया। देखिए 2/10 का मतलब क्या हो गया? 0.2 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो 2/10 का मतलब 0.2 एम्पियर हो गया। क्लियर है सारी चीजें? अब इसी पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 12 देख लिया जाए, 13 देख लिया जाए, 14 देख लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको देख के
तब हम लोग चलेंगे। तो अब एग्जाम्पल नंबर 12 हम देख लेते हैं क्या कहता है, कैसे एग्जाम्पल नंबर 12 क्या होता है। तो चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है, देखो कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, ये देखिएगा एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और रेजिस्टेंस आर दिया गया, रेजिस्टेंस आर दिया गया, प्लेस इन द ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है, ये देखिए किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। इट इज सडनली चेंज इनटू सर्कुलर फॉर्म इन टाइम टी, मतलब ये सडनली किस में चेंज हो जा रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, सडनली चेंज इन सर्कुलर फॉर्म इन टाइम टी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, यानी हमको इंड्यूस्ड चार्ज बताना है। तो देखिए हमको इंड्यूस्ड चार्ज बताना है, तो अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अभी मैंने सबसे पहले फ्लक्स में चेंज आपको बताया था, सबसे पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था। तो यहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है वह एंगल के कारण नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं हो रहा है भाई। जैसे स्क्वायर वायर में था और उसको सडनली क्या है, सर्कुलर कॉइल में चेंज कर दिया गया, सडनली उसको सर्कुलर कॉइल में चेंज कर दिया गया। तो यहां जो चेंजेज हो रहे हैं, यहां जो चेंजेज हो रहे हैं वह यहां जो चेंजेज हो रहे हैं वह आपका एरिया के कारण हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना पड़ेगा बिना सोचे समझे। पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्लक्स निकलेगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा, इंड्यूस्ड चार्ज। या आप ये जानते हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, यह नियम तो है नहीं, डी फाई अपॉन आर, डी फाई, तो डी फाई क्या हो जाएगा, बी A2 माइनस A1 अपॉन कितना R। अब ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही है, ठीक है, माइनस साइन लिया है कि नहीं लिया है, ये सब चीजें देखते चलिएगा। मतलब Q इक्वल टू, तो पहले A1 एरिया निकाल लेते हैं। A1 देखिए कितना हो गया, A1 कितना हो गया, A स्क्वायर हो गया, और A2 देखिए क्या होगा, A2 साइड इंटू साइड स्क्वायर का होता है, A2 क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। R कितना होगा भैया, ये देखिए 4A इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई R होगा। क्यों, सही है? अरे भाई 4A का मतलब 4A A 4A इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई R हो गया। क्यों, सही है? 4A इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई R हो गया। देखिए 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई R हो जाएगा, या R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A अपॉन कितना हो जाएगा, पाई। देखिएगा R इक्वल टू 2A अपॉन कितना हो जाएगा, पाई, मतलब R इक्वल टू 2A अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। क्यों भाई, सही है? मतलब R इक्वल टू 2A अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। तो चलिए A2 यहां रखते हैं, A2 क्या हो जाएगा बताओ, पाई 4A स्क्वायर अपॉन कितना, पाई, पाई का स्क्वायर, यह कटा पिटा क्या आ गया, 4A स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। देखिए 4A स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, ये देखिए 4A स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। A1 निकल गया, A स्क्वायर, A2 निकल गया, 4A स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया। 4A स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, पाई हो गया, 4A स्क्वायर अपॉन पाई। अब बताइए इंड्यूस्ड चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज Q इक्वल टू B A2 देखिए क्या है, A2 4A स्क्वायर अपॉन पाई, A2 क्या है, 4A स्क्वायर अपॉन पाई माइनस A1 कितना है, A1 देखिए A1 है A स्क्वायर, A1 क्या है, A स्क्वायर अपॉन R, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA स्क्वायर अपॉन R 4 अपॉन पाई माइनस 1। बोलो बच्चा लोग, क्या इंड्यूस्ड चार्ज निकल गया कि नहीं, BA स्क्वायर अपॉन R 4 अपॉन पाई माइनस 1। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन था, एक स्क्वायर कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और सडनली वह सर्कुलर कॉइल में चेंज हो जा रहा है, तो उसका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। तो बच्चों इसका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण होगा, बोलो किसके कारण होगा, एरिया में चेंज के कारण होगा। तो अब यहां पर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल के आप इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। 13 क्वेश्चन, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, जो 12 वाला था उसमें डी वाला सही है। ठीक, 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। 13 क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, नहीं 13 नहीं बताया क्या मैंने, सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, देख लीजिए 13, ए सर्कुलर कॉइल एंड बार मैग्नेट प्लेस्ड नियर बाई आर मेड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। मतलब एक बार मैग्नेट है, ये सर्कुलर कॉइल है और ये बार मैग्नेट है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखिएगा दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं।
द कॉइल कवर्स डिस्टेंस 1 मीटर इन 0.5 सेकेंड। ये देखिए 1 मीटर कितने में कवर कर रहा है? 0.5 सेकेंड में। ये जो कॉइल है 1 मीटर 0.5 सेकेंड में कवर कर रहा है। 1 मीटर मतलब इधर की तरफ, 1 मीटर 0.5 सेकेंड में। एंड द मैग्नेट डिस्टेंस 2 मीटर इन 1 सेकेंड। और ये जो मैग्नेट है ये 2 मीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो कह रहा है कि बताइए इनका क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब तक दोनों कॉइलों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले इनकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इनकी वेलोसिटी नहीं निकालेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो आइए चलिए इनकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ये बताइए वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा। ये देखिए वेलोसिटी, ये v1 इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा? टाइम, यानी 1/0.5। देखिएगा 1/0.5 का मतलब 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इनका क्या होगा? ये देखिए डिस्टेंस 2/1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। ये बताइए दोनों की वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में है, तो ये बताओ इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। ये बताइए इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। और बच्चों अगर इनका रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, इनका अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो ये बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, तो इस पे कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? यहाँ पे ए वाला टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे? ए वाला टिक करेंगे। क्यों भाई, कौन सा टिक करेंगे? ए वाला टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ए वाला टिक करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कैसे है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए। 14 क्या कह रहा है देखिएगा। 14 कह रहा है शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज द प्लेस्ड इन द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक शॉर्ट सर्किटेड कॉइल है, कोई भी है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पावर इज द डिसिपेटेड ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मतलब कोई भी एक कॉइल है, देखिए कॉइल है, इसमें क्या है, ये देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। करेक्ट, द नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी क्वाड्रपल एंड द वायर रेडियस हाफ द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी। मतलब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर इसमें फेरों की संख्या 4 गुनी कर दी गई, 4 गुनी कर दी गई, मतलब इसकी लेंथ को कांस्टेंट नहीं रखे, कहीं बाहर से लाके इसमें फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है, पहले वाले में ध्यान देना, अगर n1 इक्वल टू n लोगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया? n2 इक्वल टू 4n हो गया। पहले में अगर इसका सरकमफ्रेंस l लेंगे तो दूसरे में L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ध्यान देना 4l हो जाएगा। 4l का मतलब समझ रहे हो ना? अरे 1l, फिर 2l, फिर 3l, फिर 4l। दिमाग लगाना भाई थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या है बेटा, n1 इक्वल टू n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, n2 इक्वल टू क्या है? 4n है, L1 इक्वल टू l है, L2 इक्वल टू क्या है? 4l है। मतलब जो इसका L2 दिया गया है, L2 इक्वल टू क्या है? 4l है। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में इसका रेडियस नहीं कह रहा है, वायर रेडियस हाफ हो जा रहा है। मतलब ये रेडियस नहीं कह रहा है, ये जो ये इसका वायर रेडियस क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है। वायर रेडियस, तो वायर रेडियस हाफ हो जा रहा है तो किस पे प्रभाव पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे प्रभाव पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर वायर रेडियस हाफ हो जा रहा है तो यानी पहले में R1 क्या है? R1 R है, दूसरे में R2 क्या है? R/2 है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पावर है क्या। पावर आप जानते हैं, पावर P इक्वल टू E²/R होता है। E क्या होता है? N/d∅/dt का होल स्क्वायर। R क्या होता है? ρL/A होता है। अब देखिए d∅/dt तो कांस्टेंट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया इसका पूरा तो कांस्टेंट ही है, एरिया में तो कोई चेंज है नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है तो पावर P क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ρL हो गया, और एरिया कितना हो गया? ये देखिएगा IR² हो गया, πr²। ये रेडियस नहीं, ये इसका हम एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? किसका एरिया निकालना है? किसका? तार का रेडियस है, ये तार का रेडियस है। इसका मतलब पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² R² अपॉन कितना हो गया? L हो गया। देखिएगा पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² R² अपॉन कितना हो गया? L हो गया। यानी पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² R² अपॉन कितना हो गया? L हो गया। ये ध्यान रखिए, ये पावर P हो गया। क्या हो गया? ये पावर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² R² अपॉन कितना हो गया?
यल हो गया, पावर पी निकल गया। क्यों भाई, पावर पी निकल गया, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन जो बोला है उसको नोट कर लेते हैं। नोट करने में क्या है, ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन कितना यल, यानी ये 4 गुना बोला, 4 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 16 एन स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4, और यल कितना हो जाएगा यल कितना हो जाएगा 4L हो जाएगा। चलिए भाई दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को डिवाइड करने पे ये तो 1:1 आ रहा है, इसका मतलब सेम रहेगा, इंड्यूस्ड पावर में कोई चेंज नहीं होगा। ये ध्यान देना, देखना, ध्यान देना बेटा, क्या कहा है, ये रेडियस कांस्टेंट है, वायर का रेडियस आधा किया है, तो इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए निकाला। और ए तार का रेडियस है, तार का, सर्कुलर पाथ का नहीं है, तार का रेडियस है पाई R स्क्वायर। भाई तार होगा ना, ये तार ये देखिए तार है ना, तो तार का अपना कुछ रेडियस है, ये नहीं सर्कुलर पाथ का रेडियस नहीं, तार भी तो ये देखिए सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई R स्क्वायर होगा, इसका एरिया क्या होगा बेटा पाई R स्क्वायर होगा। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। अब चलिए इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में 2-2 3-3 बार आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा 14 वाले में कौन सा ऑप्शन होगा, 14 वाले में बी होगा, 14 वाले में बी होगा। अब देखिए ये क्या कर रहा भैया, 15 वाला क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 15 कैसे होगा, 15 कर रहा है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज द प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 40 मिली टेस्ला। कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज द प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या है 40 मिली टेस्ला। ये देखिए 40 मिली टेस्ला विथ इट प्लेन परपेंडिकुलर द फील्ड इफ द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग। मतलब कोई सर्कुलर लूप है इस तरह से, ये देखिए सर्कुलर लूप है, ये इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से रखा गया, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, सिकुड़ रहा है, ठीक है, द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट ए कांस्टेंट रेट 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, एट ए कांस्टेंट रेट 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी ये सिकुड़ रहा है dr बाई dt इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड से, ये देखिए सिकुड़ रहा है, 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड से सिकुड़ रहा है। देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो दिया गया है 1.0 सेंटीमीटर दिया है। आपसे कहा जा रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या है 0.1 पाई, ठीक है, माइक्रोवोल्ट है, ये देखिए 0.2 पाई माइक्रोवोल्ट दिया है, 1.0 पाई माइक्रोवोल्ट दिया है, और 0.16 पाई माइक्रोवोल्ट दिया, इस प्रकार से दिया है। तो बच्चों देखिए हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। मतलब अगर इस तरह की चीजें दी गई हैं तो हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है यहाँ पे, कैसे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, ठीक है, बातों को समझ रहे हैं। तो इस तरह से कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, तो ये देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आपका क्या होगा डी फाई बाई डी टी होगा, और ये देखिए डी अपॉन डी टी फाई कितना होगा, ये बी ए होगा, या डी अपॉन डी टी फाई बी ए कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, देखिए ए कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, देखिए डी अपॉन डी टी बी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो गया E इक्वल टू डी अपॉन डी टी बी पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो बेटा यहां पर आप क्या करेंगे, ये बी पाई है और डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर होगा, क्यों डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर होगा, देखो आर कांस्टेंट नहीं है, अगर आर कांस्टेंट होता तब तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो आर वेरिएबल है कि नहीं, अरे भाई आर यहां पर बेटा क्या है, वेरिएबल है, समझ रहे हो ना। तो अगर आर वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर बी पाई और ये देखिए 2r dr बाई क्या dt हो जाएगा, बोलिए भाई बी पाई 2r dr बाई क्या dt हो जाएगा। अब देखिए b कितना हो जाएगा, b 40 मिली टेस्ला, 40 इंटू 10⁻³ पाई तो है ही, 2r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 1 10⁻², और dr बाई dt कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ सबको रखेंगे, सबको रखते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है 0.16 पाई माइक्रो वोल्ट। आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, हमसे मत करिएगा कि सर आप कैसे डायरेक्ट रख दे रहे हैं, भाई इतना समय भी तो नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई करके रखिएगा,
और कोशिश कर लीजिएगा कि जैसे थियरी खत्म हो जाता है, अब जैसे देखिए ये जो पहला टॉपिक हमने पढ़ाया 1 से लेके 16 क्वेश्चन तक सब लिखा है आपके उस शीट में, लिखा है कि पहले टॉपिक जो पहला टॉपिक चल रहा है उस पे 1 से लेके 16 क्वेश्चन तक है, ये सब लिखा हुआ है आप लोगों पे, ठीक है, सब ये लिखा हुआ है। तो 1 से लेके 16 क्वेश्चन तक, 16 नहीं कहां तक, हाँ 16 क्वेश्चन तक है, तो इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो अब ये हो गया पहले पार्ट का, मैंने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बता दिया। अब देखिए हमको लेंज लॉ पे चलना है, किस में चलना है, लेंज लॉ पे। तो आइए चलिए अब हम लोग लेंज लॉ पे चलते हैं कि आखिरकार ये लेंज लॉ है क्या, क्या बताता है, कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, क्या चीजें हैं। आइए चलिए लेंज लॉ को देखते हैं, ठीक है बेटा। तो EMI पे पहला देख लिया। अब देखिए जो क्वेश्चन है आपके 17 से शुरू है लेंज लॉ पे, 17 से जो शीट गई है गूगल ड्राइव पे 17 से लेंज लॉ पे शुरू है, 17 से लेंज लॉ पे। तो आ जाओ लेंज लॉ देखते हैं। लेंज लॉ बहुत लिमिटेड और अच्छे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है, ताकि इस समय आप 1 महीने में उन सबको आप रिवाइज कर सकें। बहुत लिमिटेड और अच्छे क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसे नहीं कि बहुत फालतू टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत ताम झाम वाले क्वेश्चन, नहीं वो सब नहीं। वही जो आता है, जिस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। प्लीज इन बातों को ध्यान देना, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो ये देखिए लेंज लॉ की बात होती है। तो देखो बच्चों, ये जो नियम होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये जो नियम है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। लेंज लॉ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसका क्या है, इसका सिंपल है, उस कारण का विरोध करता है, ठीक है, जिस कारण उत्पन्न होता है, मतलब उस कारण का, ठीक है, मतलब कौन कौन, करंट, EMF, फ्लक्स, उस कारण का विरोध करते हैं, उस कारण का विरोध करते हैं जिसके कारण, याद रखिएगा, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो। तो करंट EMF 5 उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। करंट, EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, जिसके कारण मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, चेंज ऑफ एरिया का अपोज करेगा, ठीक है, चेंज ऑफ एरिया का अपोज करेगा, तो मतलब उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। यही लेंज का नियम है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए इसमें क्या है, इसको प्रैक्टिकली जरा समझते हैं। प्रैक्टिकली समझने का मतलब क्या है, ये देखो, मान लो कि ये कोई साउथ और नॉर्थ पोल है, ये कोई मैग्नेट है, इस कॉइल की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये मैग्नेट है, इस कॉइल की तरफ जा रहा है, देखिएगा ये मैग्नेट है, इस कॉइल की तरफ जा रहा है। तो बेटा अगर ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये बताइए, ठीक है, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी इसके रिलेटिव मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। तो भाई इसमें जो इंड्यूस्ड करंट उत्पन्न होगी इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी, तो इसका मतलब इस पर मोशन का अपोज कब होगा, यानी इस पे अगर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए, मतलब अगर कॉइल पे कोएक्सियली है, भाई कोएक्सियली, ध्यान दीजिएगा, कोएक्सियली जा रहा है, अगर इस पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है, देखिए अगर ये नॉर्थ पोल जा रहा है, यहां पे नॉर्थ पोल हो जा रहा है, मतलब आप किसी के घर जाइए और उसका दरवाजा बंद हो जाए, तो इसका मतलब आपके आने का अपोज हुआ कि नहीं। तो ये देखिए नॉर्थ पोल जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, तो इसका मतलब इसके मोशन का अपोज हो रहा है कि नहीं, रिपल्सिव फोर्स लगेगा कि नहीं, तो आखिरकार इसके मोशन का अपोज हो रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी वह इसके मोशन का अपोज करेगी, जिसके कारण यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। कौन सा पोल, नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। और इधर से अगर देखोगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और यही अगर इधर से देखते हो तो इसमें क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। किधर से दिखेगा, मतलब अगर यही आप इधर से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, यही आप अगर इधर से देखते हैं तो क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, ये देखिए क्लॉकवाइज इसमें दिखेगा, देख रहे हैं कि नहीं। फिर यही अगर मान लीजिए ये देखिए इस प्रकार से अगर कॉइल है,
ये देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इधर की तरफ भाग आ रहा है। तो अब बताओ, ये इधर की तरफ भाग आ रहा है, ये भाग रहा है, तो ये बताओ इसके मोशन का अपोज कैसे होगा? यहां पे कौन सा पोल डेवलप हो जाए? नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए कि साउथ पोल डेवलप हो जाए? खुद बताइए। अभी बताइए, अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो यहां पे इसके मोशन का अपोज कब होगा? तो यहां पे इसके मोशन का अपोज तब होगा जब यहां पर कौन सा पोल डेवलप हो जाए? ये देखिएगा, साउथ पोल डेवलप हो जाए। क्यों? जैसे आपका दोस्त भाग रहा है, आप उसको खींच के, अरे चलो यार, चलो चलो समोसा खाया जाए, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं, तो यहां पे कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? ये देखिए, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। देखिए साउथ पोल, ये देखिए भाई, इस प्रकार से ये साउथ पोल यहां पर क्या है, डेवलप हो गया। क्यों? साउथ पोल डेवलप हो गया, तो क्या इसके मोशन का अपोज हो रहा है? तो अब इधर से अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको करंट कैसे पता चलेगा? क्लॉकवाइज। और इधर से कोई बंदा देखेगा तो इसको करंट कैसे पता चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। यही अगर मान लीजिए ये साउथ पोल वाला होता है तो इसमें भी यही चीज होगा। ये देखिए, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो भाई इसके मोशन का अपोज कब होगा? जब यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाए। देखिए, इसके मोशन का अपोज तभी होगा जब यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाए। तो ये देखिए, साउथ पोल डेवलप हो जाता है तो करंट ऐसे होगा। ये देखिए, करंट ऐसे होगा। अगर साउथ पोल डेवलप हो गया तो करंट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो करंट अगर ऐसे हो गया, देखिएगा, करंट अगर ऐसे हो गया तो इसका मतलब कौन होगा इसमें? यानी इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज। और इधर से देखोगे तो क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। भाई जो इधर से ऐसे है ना, कोएक्सियल है ना, तो इधर से जो क्लॉकवाइज होगा, इधर से उसको देखोगे तो क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मान लीजिए यहां पर भी है। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ऐसे है, ये दूर भाग रहा है। तो दूर भाग रहा है तो बताइए इसके मोशन का अपोज कब होगा? बताइए, दूर, ये दूर भाग रहा है तो यहां देखो, यहां, ठीक है, आई बात समझ में? ये नॉर्थ पोल हो जाए। क्या हो जाए? नॉर्थ पोल हो जाए। तो ये बताइए इसमें करंट कैसे होगा? इधर से देखोगे तो करंट कैसे होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इधर से देखोगे तो करंट कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा। होगा कि नहीं? इतना ही लेंज लॉ है। मतलब अगर आप इतना ही समझ लेंगे तो आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। मतलब इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ, फ्लक्स उस कारण का विरोध करता, उस कारण का अपोज करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। यानी बेटा माता पिता का ही विरोध करने लगता है, समझ रहे हो? उसी कारण इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वह इसके मोशन का ही अपोज करेगा। तुम आओ घर, हम दरवाजा ही बंद कर देंगे। तुम घर से भागो, हम खींच लेंगे तुमको। आओ, भागो भागो तुम, हम खींच लेंगे। बस यही एक तरह से है। ठीक है, मोशन का अपोज करता है। तो करंट ईएमएफ 5 उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिस कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ पोल इधर की तरफ जा रहा है तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। यहाँ देखिए, नॉर्थ पोल इधर की तरफ, यहाँ क्लॉकवाइज करंट होता है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है। कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट। ये देखिए, साउथ पोल इधर की तरफ है तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट। और यही अगर साउथ पोल दूर भागता है, कहाँ भागता है? दूर भागता है, तो यहाँ देखिए नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। यही लेंज का नियम है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन बता रहे हैं क्या है, कैसे है। देखिए, सारा क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे रिवाइज करते चलिए। चलिए भाई, अब क्वेश्चन कैसे कह रहा है देख लो। क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन पहले कराते हैं, सिंपल क्वेश्चन। जैसे देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा, दोनों हम क्वेश्चन करा रहे हैं और उसको समझा भी रहे हैं आपको। ये देखिएगा, ये एक ऐसे है, ये भी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। ये देखिएगा, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। तो कर रहा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप। दोनों केस में फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप, यानी लूप में करंट का डायरेक्शन आपको बताना है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन लूप, यानी ये जो लूप दिए गए हैं, इस लूप में करंट के डायरेक्शन को आपको बताना है। ये जो लूप दिए गए हैं, इस लूप में करंट के डायरेक्शन को आपको बताना है। तो एक बात बच्चों याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? तो देखिए, इसमें इसका मतलब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा, इसके इंक्रीज करने का अपोज करेगा।
तो याद रखिएगा, जब कोई चीज इंक्रीज करती है तो हम उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बी के डायरेक्शन को रिवर्स करके, क्या करके, रिवर्स करके राइट हैंड, क्या लगाते हैं, राइट हैंड, ठीक है, कुछ भी थंब रूल लगा लीजिए, चाहे पाम रूल लगा लीजिए, जो भी लगा लीजिए, थंब रूल लगाओ, ठीक है। मतलब याद रखिएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो उसके डायरेक्शन को रिवर्स करके, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, तो ये देखिए उसके डायरेक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो ये डॉट 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 आ जाएगा। क्यों भाई, आ जाएगा कि नहीं? ये देखिए उसके डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं तो ये देखिए डॉट डॉट आ जाएगा। क्यों भाई, डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाएगा, डॉट डॉट आ जाएगा। अब डॉट डॉट आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए डॉट डॉट अगर आ जाता है तो ये बताओ, अगर डॉट डॉट आ जाता है तो ये देखो ऐसे ये ऊपर की तरफ हो गया। बोले भाई ऊपर की तरफ हो गया, तो ऊपर की तरफ हो गया तो इसका मतलब इसमें करंट कैसे हो जाएगा, ये देखिए करंट ऐसे हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल लगा लेंगे कि नहीं, ये इसमें है। फिर कहता है क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करना खुद अपोज करना होता है। ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज करना क्या होता है, खुद अपोज करना होता है। तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहने दो। भाई डिक्रीज करना क्या होता है, खुद अपोज करना होता है, और इसका डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहने दो। देखिए इसका डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ नहीं। तो अगर डिक्रीज कर रहा है तो बी का डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहने दो, कुछ चेंज मत करो, जैसे है वैसे ही रहने दो। बी का डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहने दो, और फिर इसके बाद राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो अब ये बताइए, जो चीज डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीज करना तो खुद एक तरह से अपोज करना होता है, तो इसका डायरेक्शन जैसे है वैसे ही रहने दो, इसमें कोई चेंज बच्चों ना करो, कोई चेंज ना करो। अब देखो इसमें क्या है, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, देखिए इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो बोलिए भाई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, तो इसमें इंड्यूस करंट कैसे हो जाएगा बताइए। इसमें जो इंड्यूस करंट हो जाएगा वह इस प्रकार से हो जाएगा, ये देखो ऐसे 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 इंड्यूस करंट हो जाएगा। यानी जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हो गया वह कैसे हो गया, इसमें B2A हो गया। कैसे हो गया, B2A हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही लेंज में करना है। जैसे जो चीज बढ़े उसको अपोज कर देना है, उल्टा कर देना है, और फिर जो भी रूल होते हैं उन नियम को लगा लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक, ठीक है 24 तक आपका इस कॉन्सेप्ट पे है। 17 से लेके कहां तक, क्वेश्चन 17 से लेके क्वेश्चन 24 तक गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, गूगल ड्राइव पे क्वेश्चन दिया है। चलिए 17 से लेके 24 तक आपका इसी पे दिया है, 17 से लेके 24 तक। चलो भाई क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है कैसे है, पहले 17 क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ी थोड़ी थियरी, जो मेन थियरी है उसी को समझा रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कंसीडर ए मेटल रिंग केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बार मैग्नेट इज हेल्ड एबव द रिंग, ठीक है, with its length along the central axis of ring. If magnet is now dropped freely, the acceleration of falling magnet is acceleration due to gravity g. मतलब क्या होगा, जैसे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि एक कॉइल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए कॉइल है और एक मैग्नेट है, ये देखो ये नॉर्थ पोल दिया, ये साउथ पोल दिया, ये इसमें फॉल कर रहा है। इसका एक्सेलेरेशन a है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। तो यही कह रहा है कि इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, लेस देन g होगा, a ग्रेटर देन जी होगा, a इक्वल टू जी होगा, कि a इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्या होगा कैसे होगा ये कहा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है ये, देखिए नॉर्थ और साउथ पोल दिया गया है। तो नॉर्थ और साउथ पोल क्या है, मतलब ये जो मैग्नेट है इस कॉइल से नीचे गिर रहा है। देखिएगा ये जो मैग्नेट है इस कॉइल से क्या है, नीचे गिर रहा है। ये तो मैग्नेट दिया गया है, ये मैग्नेट है इस कॉइल से नीचे गिर रहा है। ये देखिए मैग्नेट इस कॉइल में से। तो अब ये बताओ, जब मैग्नेट यहां पे आएगा तो यहां पे कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा, खुद बताओ तुम लोग। यहां पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। क्यों भाई, तभी तो इसके मोशन का अपोज होगा। तो जब ये नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा तो बच्चों ये बताओ, इस मैग्नेट का वेट तो नीचे लगेगा।
क्यों? इस मैग्नेट का वेट mg नीचे लगेगा। चलो भाई, इस मैग्नेट का वेट mg नीचे लगेगा। इस नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होगा। बोलो, इस नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होगा। अगर इस नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होता तो इस पे फोर्स F जो होगा वह ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स F ऊपर की तरफ लगेगा और ये देखिए ये एक्सेलरेशन होगा कि नहीं? अगर ये एक्सेलरेशन होगा तो इसका मतलब ma इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस F हो जाएगा, या A इक्वल टू g माइनस F बाई m हो जाएगा। क्यों? ये तो होता है नेट फोर्स इक्वल टू माँ इक्वल टू माँ एक तरफ और दुनिया के सारे नेट फोर्स एक तरफ, सबको माँ संभाल लेती है। माँ से बड़ा कोई नहीं है। उसी माँ के लिए पढ़ो, उसी माँ के लिए पढ़ो तुम लोग, क्योंकि माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। सोचो वो किस तरह से तुम लोगों के लिए क्या है, सब लॉकडाउन में छुट्टी मनाए हैं, लेकिन माँ कभी छुट्टी क्या है नहीं मनाई है। माँ की छुट्टी नहीं हुई है। क्या माँ की छुट्टी हुई है किसी के घर में? बताओ, किसी की माताजी क्या है आराम कर रही थी? नहीं। कितना भी हुआ है, लेकिन माँ इस लॉकडाउन में क्या है कभी छुट्टी नहीं मनाई है। तो कम से कम उस माँ की सौगंध है, उस माँ की कसम है, ठीक है, अपनी माँ के लिए पढ़ो तुम लोग। उस माँ को एक गिफ्ट दो, सिलेक्शन का गिफ्ट। किसका गिफ्ट? और वो कुछ नहीं चाहती है और अपने बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। निरंतर कंटिन्यूअस वो सुबह उठती है, शाम तक काम करती रहती है, थकती नहीं है, रुकती नहीं है। आप यहां से उठ नहीं सकते हैं, वह 4 बार आपके लिए क्या है सामान लाती है, 4 बार आपके लिए क्या है आपकी फिक्र करती है। तो कम से कम उस माँ के लिए, जिस माँ का पदबा क्या है गुरु ब्रह्मा विष्णु सबसे ऊपर दिया गया है, तो कम से कम उस माँ के लिए पढ़ो बेटा। ठीक है, जब ये सब चीजें सोचोगे ना तो पढ़ाई अपने से होने लगती है। जब मन ना लगे ना तो ये सब चीजें सोचा करो कि हमारी माँ है, हमारे पापा है, हमारे परिवार है, हमारी फैमिली है, हमारा भाई है, कि हम अगर पढ़ेंगे तो हमसे वह सीख लेगा, वो भी आगे बढ़ेगा। और हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अपने आप को क्या सिर फोड़ेंगे, अपने आप को सिर तोड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी जो जनरेशन, मतलब हमारे साथी, हमारे अगल बगल, हमारा परिवार यही सीखेगा। और हमारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, जिसने अपनी रातों की नींद बर्बाद करके क्या है हम लोगों को पाला होगा। ये कोविड कट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। अरे बहुत रहेगा 2020, बहुत रहेगा 2021, अपने से वायरस खत्म हो जाते हैं। मैंने सुना है, किताबों में पढ़ा भी है, अपने से खत्म हो जाते हैं। तो ये तो खत्म हो जाएगा बेटा, लेकिन कम से कम अपनी माँ के लिए क्या है तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, अपने परिवार के लिए पढ़ लो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ लो। बाकी हम लोग तो क्या है उसके पार्ट हैं, हम लोग तो उसके पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब पूरा, और न्यूटन्स लॉ इसी कॉन्सेप्ट पे भी है। हमारी माँ एक तरफ, दुनिया के सारे फोर्स, फ्रिक्शन विक्शन सब एक तरफ। तो एम इक्वल टू mg माइनस, अब देखने में क्या लग रहा है, a लेस देन g लग रहा है। ठीक है, a लेस देन g लग रहा है, बिना सोचे समझे तुरंत खटाक से टिक कर दो। और यही हाल देखना, ये मैग्नेट जब क्रॉस करके नीचे आएगा ना तो भी a लेस देन g ही आएगा। जैसे अगर मैग्नेट यहाँ क्रॉस करके नीचे आ रहा तो a लेस देन क्या आएगा, g आएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब चलो आओ क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, हम लोग 18 पे चलते हैं। आइए भाई, सब एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें दे रहे हैं उनको हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चला जाए। 18 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 18 कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल है, ये सिलेंडर है और बगल में एक स्प्रिंग भी लगाया है, बगल में एक स्प्रिंग भी लगाया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा स्प्रिंग है। कह रहा है कि एक मैग्नेट इससे फॉल कर रहा है, ये देखो ये मैग्नेट इससे फॉल कर रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इससे भी एक मैग्नेट क्या है फॉल कर रहा है, ये देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इससे भी एक मैग्नेट क्या है फॉल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इससे भी आपका एक मैग्नेट क्या है फॉल कर रहा है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल दिया, ये साउथ पोल दिया, ये नॉर्थ पोल दिया, ये साउथ पोल दिया है। एक मैग्नेट आपका इससे भी फॉल कर रहा है, एक मैग्नेट आपका इससे भी फॉल कर रहा है। ठीक है भाई, ये देखिएगा मैग्नेट है, इससे फॉल कर का, इसके एक्सीलरेशन क्या होंगे, इसमें g होगा, इसमें 0 लेस देन g ग्रेटर देन g क्या होगा, कैसे होगा। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि क्या है कैसे है। चलो भाई देखो,
जैसे ये देखो, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एरिया होता है वह काफी ज्यादा होता है, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्यों भाई? भाई देखिए, सिलेंडर का रेजिस्टेंस इसकी अपेक्षा काफी कम होगा, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वह काफी कम है। ये देखिए, रेजिस्टेंस काफी कम है, रेजिस्टेंस कम है। तो अब क्या होगा, जब ये मैग्नेट इससे फॉल करेगा तो हाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, यानी क्या होगी, हाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, हाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, हाई इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, देखिएगा ये सिलेंडर, पूछा जाए इसमें और इसमें किसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, सिलेंडर का, इसका नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो हाई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। क्यों भाई, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इंड्यूस्ड करंट हाई होगी, जो एडी करंट हो जाती है, जो क्या हो जाती है, एडी करंट। और यह हाई इंड्यूस्ड करंट इसके मोशन का अपोज करेगी और टर्मिनल वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो ईडी करंट है, ईडी करंट प्रोवाइड क्या भाई, तार में तो ईडी करंट होती नहीं, प्रोवाइड टर्मिनल वेलोसिटी। और आप लोग जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो भैया इसका कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, बताओ, 0 हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। इसमें बाकी नॉर्मल है, इसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन क्या, जो इसके पहले वाला केस बताया था, जी होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया और इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो लेस देन कितना हो गया, जी हो गया। इसका एक्सेलरेशन लेस देन कितना हो जाएगा, जी। फिर देखिए इसी में 21 क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 19 भी बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन तो सारे बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आप लोग भी कुछ ट्राई करेंगे ना, सारा हम ही थोड़ी ट्राई करेंगे। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत अच्छा है। पहले 19 समझा दें। 19 में देखो, इस प्रकार से एक कॉइल दिया है जिसमें ऐसे पीछे से ऐसे बनाया है। देखिए पीछे से बनाया है, मतलब पीछे से ऐसे करंट जा रहा है और ये v वेलोसिटी है और इस तरह से ये लूप दिया गया है। देखिए भाई इस प्रकार से है, ये करंट दिया गया है और कह रहा है कि इस तरह से ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, v वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो बेटा ये बताओ, इसमें एक बात ये बताओ कि इसमें क्या होगा, ये बताइए इसमें क्या है आपका, करंट कैसे पीछे से जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी पोलैरिटी पता कर लो। भाई ये पूछा है कि इसमें करंट कैसे होगा, इधर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां है, इसको करंट कैसा फील होगा। तो करंट कैसा फील होगा, तो सबसे पहला काम आप एक करो, सबसे पहला आप एक काम करिए कि ये देख लीजिए इसमें करंट ये, तो कौन सी कैसी पोलैरिटी हो जाएगी। देखिए पीछे से ले जाइए इसको, ले जाइए, तो अंगूठा जो होगा वह नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये देखिए अंगूठा जो होगा वह नॉर्थ पोल हो जाएगा, यानी अंगूठा जो है ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। तो ये देखो नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है, अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, बताइए इसके मोशन का अपोज कब होगा, नॉर्थ पोल होगा। क्यों भाई, ये तो होता है, पोलैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। ये देखिए अगर ऊपर से तार गया तो ऐसे रखते हैं, पीछे से तार गया तो ऐसे रखते हैं, और जिधर अंगूठा जाता है वह नॉर्थ पोल होता है, और जिधर अंगूठा जाता है वह नॉर्थ पोल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। तो अब बताइए क्या इसके मोशन का अपोज हो रहा है कि नहीं, इसके मोशन का अपोज हो रहा है। तो इधर से अगर करंट देखा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर से देखा जाएगा तो क्लॉकवाइज। तो ये वाला पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिएगा इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, तो ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, देख लीजिएगा। फिर इसी पे बेटा क्या है 21 क्वेश्चन, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन है। क्या है 21 क्वेश्चन, देखते हैं। चलो भाई 21 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 क्वेश्चन कर रहा है कि ये देखिए इस प्रकार से ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। ये देखिए 21 क्वेश्चन कर रहा है कि इस प्रकार से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दी गई है। इसमें जो लूप है, ठीक है, ये देखिए ये लूप है इस प्रकार से, एक लूप 1 यहां दिया है और एक लूप ये 2 इसमें यहां दिया है, एक लूप 3 इसमें यहां दिया है और एक लूप 4 इसमें यहां से बाहर निकलते हुए है। ठीक है, ऐसे कुछ अंश है। तो अब अलग अलग बोला है कि मतलब 1 में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, 2 में करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, 3 में कैसे होगा, 4 में कैसे होगा, ऐसे बोला है। तो सबसे पहली चीज देखिए 1 में तो करंट नहीं होगा। क्यों बोलेंगे, 1 में करंट ही नहीं होगा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जो 1 वाला लूप है बेटा, इस लूप में कोई करंट नहीं होगा। जानते हो क्यों,
अरे 1 में कोई करंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है ही नहीं। अब देखिए ये 2 वाला लूप क्या है, ये 2 वाला लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ रही है। या तो ये कह सकते हो या तो ये भी कह सकते हो, एरिया बढ़ रहा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा क्या है? बढ़ रही है। मतलब अगर ये इसमें प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा क्या है? बढ़ रही है। क्यों भाई, यही तो हो गया, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ये देखो ये क्या करोगे? डायरेक्शन रिवर्स करोगे। ये देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड करंट कैसे होगा? ये देखिए ऐसे होगा, ये देखिए ऐसे होगा। तो ये देखो ये इंड्यूस्ड करंट यहां हो गया। बोलो भाई हो गया कि नहीं? तो इसमें इंड्यूस्ड करंट कौन है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? और इसमें भी कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, इसमें भी I0 होगा, इसमें भी I0। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, कोई चेंज नहीं है। अब ये देखो, ये जब बाहर निकल रहा है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा घट रही है। देखिए जब ये बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा घट रही है। बोले भाई जब ये बाहर निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा घट रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा घट रही है तो ये बताओ क्या हो जाएगा? ये देखो अंदर है, इस तरह से है। तो हमने कहा था जैसे घटने वाले को जैसे है वैसे ही रहने देना, तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। तो अब बताइए इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ये देखिए इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ये देखो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन यूं 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 हो गया। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो जैसे वैसे रहने दीजिए, तो क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है क्लॉकवाइज पल्स फॉलोड बाय अनदर, नहीं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 1 इज क्लॉकवाइज, गलत है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 2 इज क्लॉकवाइज, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 3 एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, कुछ है ही नहीं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 4 इज क्लॉकवाइज। का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सही बोल रहा है। ठीक है ना। अब आइए इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई 23 देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, एक एक पे 4-4, 5-5 क्वेश्चन जो हमने दिया है उसी को हम क्या है एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24। देखो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर 23 कह रहा है कि देखिए कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, consider the arrangement shown in the figure in which the north pole of magnet is moved away from the thick conducting loop containing capacitor मतलब इस प्रकार से है containing capacitor। ये देखिए ऐसे है, मतलब कोएक्सियली है ये, ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा बनेगा सही, ये कोएक्सियली है। मतलब ये क्या दिया गया है? A दिया गया है और ये B दिया गया है। और ये देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर की तरफ जा रहा है ऐसे। ये मैग्नेट दिया गया है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इधर की तरफ जा रहा है। कंसीडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम ए थिक कंडक्टिंग लूप कंटेनिंग कैपेसिटर। द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज विल अराइव ऑन, मतलब एक्सेस पॉजिटिव चार्ज कहां अराइव होंगे? मतलब बी पे अराइव होंगे कि ए पे अराइव होंगे? मतलब कौन सा प्लेट जो है वह पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव होगा? सबसे पहली चीज एक बात बेटा याद रखना कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वह सेल के अंदर वाला करंट होता है, और सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है? माइनस टर्मिनल से लेके प्लस टर्मिनल की तरफ। तो इंड्यूस्ड करंट कौन सी करंट है? ये सेल के अंदर वाली करंट है, और सेल के अंदर कैसे करंट फ्लो करती है? वो माइनस टर्मिनल से लेकर प्लस टर्मिनल तक फ्लो करती है। भाई सेल के अंदर जो करंट होती है वो माइनस टर्मिनल से लेके प्लस टर्मिनल तक क्या है? फ्लो करती है। तो ये देखिए ए दिया गया है और ये क्या दिया गया है? ये बी दिया गया है। भाई ये दिया गया है, ये बी दिया गया है। तो ये बताओ नॉर्थ पोल इधर की तरफ जा रहा है, तो इधर की तरफ कौन सी पोलैरिटी डेवलप होगी? नॉर्थ पोल। तभी तो इसके मोशन का अपोज होगा। यहाँ ऑब्जर्वर है, तो अगर ऑब्जर्वर है तो यहाँ देखिए इंड्यूस्ड करंट कैसे हो जाएगा? ऐसे 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 ऐसे। देखिए इंड्यूस्ड करंट ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, इंड्यूस्ड करंट ऐसे होने का मतलब क्या? मतलब करंट अगर ऐसे होने का मतलब क्या? इंड्यूस्ड करंट आपका सेल के अंदर वाली करंट होती है, ध्यान दीजिएगा, सेल के अंदर वाली करंट होती है। तो ये देखिए करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है? भाई इलेक्ट्रॉन तो करंट के विपरीत डायरेक्शन में आएगा। ये देखिए ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ऐसे हैं दोनों, मतलब इस प्रकार से, और ये मैग्नेट ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे देखिए ऐसे इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, इंड्यूस करंट, ये देखिए नॉर्थ पोल अगर इधर गया है तो यहाँ, सॉरी गलत हो गया सब, सॉरी ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो भाई इसके मोशन का अप्रोच कब होगा, जब यहां पे साउथ पोल डेवलप हो, सॉरी नॉर्थ पोल नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल तो रिपेल करेगा, जाओ साउथ पोल जाएगा कि अब घर से भाग रहे हो तो हम खींचेंगे, तो साउथ पोल डेवलप होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हो गया ऐसे। अभी बताइए सेल के अंदर करंट कैसे होती है, निगेटिव से पॉजिटिव, इंड्यूस्ड करंट सेल के अंदर करंट है, तो ये देखिए ये ए वाला है, ये बी वाला है, तो ऐसे ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि करंट के विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, पॉजिटिव से लेकर निगेटिव पे निकलेगा। तो इसका मतलब कौन सा एक्सेस पॉजिटिव आ जा रहा है प्लेट का, प्लेट बी जो है वह एक्सेस पॉजिटिव आ जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वह सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। अब चलते हैं इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आ जाओ भाई, ये तो 23 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चलो भाई 24 देखते हैं क्या है कैसे है। देखो बच्चों 24 कह रहा है कि द स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज द प्लेस्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, ये इस प्रकार से ऐसे, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ठीक है, ये ऐसे है, और ये देखिए ऐसे दिया गया है, फिर उसके बाद यहां पे ये दिया गया है, यानी ये ए दिया गया है, और ये क्या दिया गया, सी दिया गया है, ये बी दिया गया है। करा कि ये 1 मीटर का है, किसका है, ये 1 मीटर का है, और ये 10 वोल्ट की है, किसकी है भाई, 10 वोल्ट की है। ठीक है, हाफ द एरिया ऑफ लूप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आधा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद द अकॉर्डिंग टू रिलेशन। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड परिवर्तित मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वह चेंज अकॉर्डिंग टू रिलेशन। कैसे चेंज हो रहा है, बी इक्वल टू, ये देखो 0.01 माइनस 2t टेस्ला, ये देखिए इस प्रकार से चेंज हो रहा है, यानी बी इक्वल टू 0.01 माइनस 2t टेस्ला, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। द रिजल्टेंट ईएमएफ इन द लूप विल बी, यानी कह रहा कि द रिजल्टेंट ईएमएफ इन द लूप इज बी, यानी नेट ईएमएफ आपको निकालना है। चलो भाई क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, बढ़िया से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये देखिए इस फार्मूले के अनुसार चेंज हो रही है, बी इक्वल टू क्या 0.01 माइनस 2t टेस्ला, और ये 1 मीटर का ये स्क्वायर दिया गया है, 1 मीटर का स्क्वायर दिया है। आधा पार्ट जो है वह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में है, आधा पार्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये 10 वोल्ट दिया है, क्या दिया है ये 10 वोल्ट। ठीक है भाई, आधा पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है और ये 10 वोल्ट दिया है। यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताना है, मतलब नेट ईएमएफ बताना है। तो बहुत आसान है, नेट ईएमएफ के लिए सबसे पहले dV/dt तो निकालो, और dV/dt निकाला जाए, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2t का कितना होगा -2। अब जरा ईएमएफ तो निकालो, E इक्वल टू माइनस n डी फाइव क्या है, सॉरी E इक्वल टू माइनस n a dV अपॉन dt, यही तो होगा। E इक्वल टू माइनस, एरिया कितना हो जाएगा, ये देखना आधा एरिया ही है, इसमें आधा एरिया है, तो 1 है, तो पूरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, 1 का आधा कितना होता है 1/2, सही समझे। dV/dt कितना हो गया -2, यानी कितना हो गया 1 वोल्ट। अब जरा ये देख लेते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड घट रही है कि बढ़ रही है, ये बताओ। तो आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे घट रहा है। बोलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या कर रहा है, घट रहा है। भाई यहां पे सबसे पहले ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह डिक्रीज कर रहा है। क्यों, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इंड्यूस करंट, ये देखिए इस तरह से है, ये देखिए ऐसे इंड्यूस करंट जैसे है वैसे ही ना दीजिए, इंड्यूस करंट ऐसे होगा, तो ये होगा। और आप जानते हैं कि इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करता है, माइनस से लेके प्लस तक। इसका मतलब यहां सेल कैसे बनेगा, ये देखिए माइनस टर्मिनल होगा, ये प्लस टर्मिनल होगा। अब बताइए इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू जो है 1 वोल्ट है।
इसकी वैल्यू जो है 1 वोल्ट है। ये देखो ये प्लस प्लस दोनों का आपस में कनेक्ट है, ये देखो इसका भी प्लस कनेक्ट है, इसका भी प्लस आपस में कनेक्ट है, ये देखो इसका प्लस कनेक्ट है, इसका प्लस आपस में कनेक्ट है, ये देखो ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों आपस में कनेक्ट है। तो अब बताओ अगर प्लस प्लस आपस में कनेक्ट होते हैं तो नेट ईएमएफ कितना होता है, बोल दो। नेट ईएमएफ कितना होगा, यानी 10 - 1 = 9 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मैंने लेंज लॉ पे आपको क्वेश्चन कराया, लेंज लॉ के बारे में हमने आपको समझाया। अब अगला जो है हम लोग मोशनल ईएमआई पे चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग अगला जो है वह मोशनल ईएमआई पे चलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वह अब आपको क्या है, तो चलो मोशनल ईएमआई में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, उनको जरा देख लेते हैं, फिर उन पे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए अब लिख लीजिए डायनेमिक ईएमआई। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 से लेके आपको क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 40 तक मिलेगा। ठीक है ना, तो कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम ले चल रहे हैं वैसे चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर कहां तक मिलेगा, आइए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 25 से चला जाए। मोशनल ईएमआई, ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 टू, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25 टू 25 से लेके कहाँ तक, अरे रे 25 से लेके 40 तक। ठीक है, 40 तक आइए देखा जाए। चलिए भाई पहले थ्योरी पढ़ लिया जाए क्या है। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहली चीज, हम कोई भी रॉड अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। अगर कोई रॉड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। कोई भी रॉड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसको चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो आइए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड देखिए, ये दिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है और ये रॉड कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ इसमें कनेक्ट है। ये देखिए रॉड, ये रॉड ए बी है, इस तरह से देखिए सर्किट कंप्लीट है, बिना सर्किट कंप्लीट के आप नहीं, कोई डेरिवेशन कुछ नहीं हम इसका बताएंगे सिंपल में। ये देखिए इसकी लेंथ जो दी गई है वह कितनी दी गई है, एल दी गई है, और ये v वेलोसिटी से इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर एक रॉड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। बहुत बच्चे इस बात को पूछते हैं कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर क्या होता है, डेवलप होता है, ये बताइए। तो बेटा ये रॉड अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये बताओ इससे रिलेटेड एरिया में चेंज आ रहा है कि नहीं। ये देखिए इससे रिलेटेड एरिया में चेंज आ रहा है, तो अगर इससे रिलेटेड एरिया में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल याद रखते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये देखो फ्लेमिंग, ये क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीजें हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को इसमें ध्यान देते हैं। यहां पर ये देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, ये देखिए, ये कहता है कि जैसे आप अपने दाएं हाथ को देखते हैं तो ये जो है ये वेलोसिटी को बताता, थंब वेलोसिटी को, मिडिल फिंगर जो है ये इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये इंड्यूस्ड करंट को। इंड्यूस्ड करंट का मतलब माइनस से लेके प्लस की तरफ, मतलब ये माइनस पोलैरिटी होगा, लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। इंड्यूस्ड करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो करती है। और ये याद रखना कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इस पे नहीं डिपेंड करता है, ये इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। भाई इसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ये ध्यान देना भाई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट पे। तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान देना, थंब, राइट हैंड थंब रूल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी। और ये देखिए इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखो इंडेक्स फिंगर,
इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा मिडिल फिंगर क्या बताता है? ये देखिएगा, मिडिल फिंगर जो होता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, याद रखना इंड्यूस्ड करंट। और इंड्यूस्ड करंट कहां से कहां फ्लो करता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होता है वह कहां से कहां तक फ्लो करता है? लोअर पोटेंशियल से लेके क्या होता है, वह हायर पोटेंशियल तक फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से थंब जो होता है वह वेलोसिटी बताता है, इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मिडिल फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताता है, और लोअर पोटेंशियल से ये हायर पोटेंशियल तक क्या करता है? ये फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ये फ्लो करता है, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक फ्लो करता है। ठीक है भाई, इस तरह से ये चीजें हो गई। अब बताओ यहां पर ये थंब हो गया, वेलोसिटी हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, इंड्यूस्ड करंट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक इस तरह से फ्लो करता है। तो ये चलिए आप यहां से लेके यहां तक इन चीजों को इस प्रकार से आपने बना लिया। ठीक है भाई, बना लिया इस प्रकार से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब, वेलोसिटी, इंडेक्स फिंगर, सारी चीजें दी गई हैं। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें ध्यान दीजिए इंड्यूस्ड एमएफ होता कितना है। तो इंड्यूस्ड एमएफ देख लो, सारा रूल लगाओ। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया है, वेलोसिटी ऐसे, इंड्यूस्ड करंट ऐसे हो जाएगा। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट ऐसे हो जाएगा, यानी ये देखिए इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट ऐसे हो जाएगा। देखिए ये इंड्यूस्ड करंट हो गया, इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया? हायर पोटेंशियल हो गया। देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक इंड्यूस्ड करंट होगा, मतलब ये लोअर पोटेंशियल हो गया और ये हायर पोटेंशियल होगा। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ये इंड्यूस्ड करंट होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक। और ये जो इंड्यूस्ड एमएफ होता है वह क्या होता है? VBL होता है, ध्यान दीजिएगा, VBL होता है। या अगर किसी दो के बीच का एंगल हो, मतलब किसी दो के बीच का, इफ एंगल बिटवीन, कहीं दो एंगल बिटवीन किसके किसके, वो तो आप पता कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, बस फार्मूला एक लिख दे रहे हैं। इफ द एंगल बिटवीन क्या, ये लेंथ L एंड V, L वेक्टर होता है यहाँ, L एंड V इज थीटा, L लेंथ नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब E इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, VBL साइन थीटा। और यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। देखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब E इक्वल टू L डॉट V क्रॉस कितना B। तो ये इंड्यूस्ड एमएफ हो गया E इक्वल टू L डॉट V क्रॉस B। देखिएगा हाथ पे ध्यान दीजिएगा, हाथ पे ध्यान देने का मतलब क्या है कि भैया, हाथ पे ध्यान देने का मतलब क्या है? ये देखिए इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिएगा इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रकार से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये वेलोसिटी है, इंड्यूस्ड करंट ऐसे है, मतलब माइनस से लेके प्लस तक जाएगा, माइनस से लेके क्या है? प्लस तक जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा माइनस से लेके क्या होगा? प्लस तक जाएगा। और E इक्वल टू L डॉट V क्रॉस B हो जाएगा, E इक्वल टू L डॉट V क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो E इक्वल टू L डॉट V क्रॉस B हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब देखते हैं हम इसमें, ठीक है, एक दो बातें और देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या, हमेशा ध्यान देना, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या, हमेशा ध्यान देना, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए L परपेंडिकुलर टू B होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू B होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? थीटा एंगल प्रेजेंट बिटवीन एनी टू, या किसी दो के बीच का थीटा एंगल होना चाहिए। इफ एनी टू पैरेलल टू ईच अदर, एनी टू पैरेलल टू ईच अदर, याद रखना रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। मतलब इन तीनों में कोई दो अगर एक दूसरे के पैरेलल होता है, कोई दो अगर एक दूसरे के पैरेलल होता है, तो याद रखना वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है। यानी एनी टू पैरेलल टू ईच अदर, ध्यान देना क्या कहना का मतलब है, एनी टू
पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कोई भी दो, ठीक है, मतलब यल पैरेलल टू वी हो या वी पैरेलल टू बी हो या बी पैरेलल टू यल हो, तो याद रखना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाता है वह जीरो हो जाता है। यानी इस आधार पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एनी टू पैरेलल टू ईच अदर, कोई भी दो अगर एक दूसरे के पैरेलल होता है तो ध्यान देना इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वह जीरो हो जाता है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। इसी बेसिस पे हम लोग इंड्यूस्ड करंट भी निकाल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी बेसिस पे हम लोग इंड्यूस्ड करंट भी निकालेंगे। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट I इक्वल टू E बाई आर, E बाई आर का मतलब V B L बाई आर। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट हो गया। इसी आधार पे इंड्यूस्ड पावर भी निकालेंगे। ये देखिए E स्क्वायर बाई आर, E स्क्वायर बाई आर, E स्क्वायर बाई आर का मतलब ये क्या हो गया, V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर। ये देखिए इंड्यूस्ड पावर। इसी बेसिस पे इंड्यूस्ड फोर्स भी निकालेंगे। F इक्वल टू BIL, या क्या हो जाएगा BL B, ये देखिएगा BIL, BL I कितना है BBL बाई आर, यानी B स्क्वायर L स्क्वायर बाई आर। ये देखिएगा इसी बेसिस पे इंड्यूस्ड फोर्स भी निकालेंगे। ये ध्यान दीजिएगा F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर बाई क्या आर, मतलब इंड्यूस्ड करंट कितना हो गया, I इक्वल टू E बाई आर हो गया, E कितना हो गया BBL बाई आर हो गया। देखना डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है ये। इंड्यूस्ड पावर कितना हो गया, E स्क्वायर बाई आर हो गया, और ये देखिए B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन कितना हो गया आर। फोर्स कितना हो गया BIL हो गया, यानी B स्क्वायर L स्क्वायर बाई कितना हो गया आर हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर बाई कितना हो गया आर हो गया। अब इसी में देखिए कुछ छोटी छोटी बातें और आपको सीखनी है, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें, ठीक है, बहुत ही सिंपल बातें हैं, बहुत ही छोटी बातें हैं, क्या है कैसे है। देखिएगा छोटी छोटी बातें, जैसे एरोप्लेन को लेकर और आदमी के मोशन को लेकर, रॉड के मोशन को लेकर क्वेश्चन बनता है। देखिए आप जानते हैं कि पृथ्वी पे पोल पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, केवल वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और इक्वेटर पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता है। तो याद रखिए, ट्रेन मूव ऑन अर्थ सरफेस, एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए सर्टेन हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस एक्सेप्ट इक्वेटर, इक्वेटर को छोड़कर, मतलब ट्रेन इक्वेटर को छोड़कर कहीं भी जाए, एरोप्लेन इक्वेटर का ऊपर हिस्सा होगा कि इक्वेटर को छोड़कर कहीं भी उड़े, तो याद रखिएगा उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो, मतलब उसका जो विंग होता है वह पृथ्वी के वर्टिकल कंपोनेंट को काटता है। मतलब उसका जो विंग होता है पृथ्वी के वर्टिकल कंपोनेंट को काटता है, जिसके कारण उसके टिप के बीच में, ये देखिएगा उसके टिप के बीच में, एरोप्लेन के टिप के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है। ऐसे ही उसका एक्सल, किसका एक्सल, ट्रेन का एक्सल, ये देखिए ट्रेन का एक्सल ये होता है, ये देखिए इक्वेटर को छोड़ के कहीं भी उड़े, ये देखिए ट्रेन का एक्सल ये एक्सल है, और इक्वेटर पे तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, कहीं भी जाए, तो ये देखिए इसका एक्सल, एक्सल का मतलब धुरी जो है, देखिए ट्रेन चल रही है, ये देखिए अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को काट रहा है, तो अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को काट रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसके एक्सल के टिप के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। ठीक है, तो चलिए भाई अब इसको हम सिंपल में लिख दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ट्रेन, ठीक है, इक्वेटर को छोड़कर अर्थ सरफेस पर कहीं चले, और उसी तरह से एरोप्लेन इक्वेटर को छोड़कर स्काई में कहीं उड़े। ठीक है, मतलब पृथ्वी का इक्वेटर का भाग नहीं आना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होता है, बोथ कट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ फील्ड, यानी दोनों जो हैं बोथ कट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, दोनों जो है पृथ्वी के वर्टिकल कंपोनेंट को क्या है, काटेंगे। बोथ कट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को ये क्या करेंगे, काटेंगे, जिसके कारण ठीक है क्या होगा, एरोप्लेन के टिप के बीच में, ठीक है, एरोप्लेन के टिप के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। जैसे मान लो ये एरोप्लेन है, इस तरह से, ये देखो ये एरोप्लेन है, ये उसका विंग है, ठीक है, देखना ध्यान देना, ये एरोप्लेन है, ठीक है, चूहा नहीं है ये, ठीक है, ये इसमें खिड़की है, ठीक है, ये देखिए इसकी पूरी लंबाई, दोनों के बीच की लंबाई यल है। तो एरोप्लेन में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा v पृथ्वी का वर्टिकल कंपोनेंट इनटू पूरी लेंथ, या ई इक्वल टू वी बी साइन थीटा इंटू, ये इक्वेटर के ऊपर उड़ेगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार बना है। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए एरोप्लेन है, ये ट्रेन है, तो ट्रेन का ये देखिए 2 पहिया होता है, देखिए ट्रेन का 2 पहिया होगा, इस तरह से ट्रेन का 2 पहिया है, और ये देखिए ये इसका एक्सल है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। मान लीजिए एक्सल की पूरी लंबाई कितनी है, यल है, देखिए एक्सल की पूरी लंबाई यल है, ये देखिए एक्सल की पूरी लंबाई यल है, मतलब एक्सल की पूरी लंबाई यल है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ई इक्वल टू वी बी इंटू यल, या ई इक्वल टू वी बी साइन थीटा इंटू यल, ये ध्यान देना, ठीक है भाई। इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ई इक्वल टू वी बी साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, यल, यानी ई इक्वल टू वी बी साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा, यल हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू वी बी साइन थीटा इंटू यल हो जाएगा। यही अगर पर्सन मूव इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, देखिए भाई पर्सन आदमी मूव इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो देखिए अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, पर्सन मूव इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या किसी कंपोनेंट को काटेगा। देखिए भाई पर्सन अगर मूव कर रहा है, देखिए हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। तो कट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, कट हॉरिजॉन्टल यानी BH ऑफ अर्थ फील्ड, ठीक है भाई, यही तो है, यही है, पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। पर्सन मूव इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये देखिए पर्सन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे पर्सन मूव ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे है, साउथ से नॉर्थ। बताइए इसको काट रहा है कि नहीं, तो काट रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसके हेड और सोल के बीच में। तो इसका मतलब क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस बिटवीन हेड एंड सोल, आत्मा वाला नहीं, नीचे वाला, हेड एंड सोल के बीच में होगा। और ये कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू वी बी एच, यल क्या है, आदमी की लंबाई। लेकिन यही अगर आदमी क्या होता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, तो क्या किसी कंपोनेंट को काटेगा, बोलिए। अगर यही आदमी अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, ध्यान दीजिएगा, यही आदमी अगर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, तो क्या किसी कंपोनेंट को काटेगा, किसी कंपोनेंट को नहीं काटेगा। तो जब किसी कंपोनेंट नहीं काटेगा तो उसके हेड और सोल के बीच में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना, द पर्सन मूव इन साउथ टू नॉर्थ, पर्सन मूव साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ मूव करे, ठीक है। तो देयर इज नो कट एनी कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, ठीक है, देयर इज नो कट एनी कंपोनेंट, देयर इज नो कट एनी कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, ये देखिए अर्थ फील्ड, ठीक है। देयर इज नो कट एनी कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, किसी कंपोनेंट को नहीं हुआ काटेगा, जिसके कारण वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हाँ याद रखना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत कम होता है। अब ऐसा नहीं कि आपके सिर और पैर में तार जोड़ लिया और एवरेडी लगा दिया और हर जगह लाइट, जंगल में भी मंगल होने लगा, नहीं, ये बहुत कम होता है।
इससे हम कोई प्रकाश नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। हाँ, कई जगहों हेल्प होता है, कई जगह यूज होता है, जब ये ह्यूज अमाउंट में हो तब, कई सोर्सेस से मिले तब जाके होता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली इसका यूज कोई नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रॉड में देख लिया। अब चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखा जाए क्या है कैसे है। तो चलो भाई 25 से क्वेश्चन लगा हुआ है, लेकिन कई क्वेश्चन आप लोग करेंगे, हम इसमें 27वां क्वेश्चन बता रहे हैं क्या है कैसे है। चलिए भाई 27 क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। देखिए इसके लिए जानते हैं क्या करना है बेटा, थियरी जैसे हम पढ़ा दे रहे हैं तो थियरी पढ़ लो, अब फिर उसके बाद जो शीट में क्वेश्चन है ना उसको ट्राई करो, अब फिर जब ना आए तब हमारा देखो। ठीक है, अभी देखिए 27 क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 27 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 27 क्वेश्चन, 27 का जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर शोन इन द फिगर। ये देखिए फिगर दिया गया है, इस फिगर में ये देखना, ये नॉर्थ पोल दिया गया है और ये साउथ पोल दिया गया है। ये देखो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, और ये रॉड इस प्रकार से आ रहे हैं। ये देखिए रॉड ऐसे, ये देखिए एक क्यू ऐसे दिया है और यल ऐसे दिया गया है, ध्यान देना, और यम ऐसे दिया है प्लेन के परपेंडिकुलर, और पी ऐसे है। तो कह रहा कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इंड्यूस्ड बिटवीन द रॉड्स ऑफ कंडक्टर शोन इन द फिगर व्हेन द कंडक्टर मूव इन द डायरेक्शन। मतलब कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करे, क्या ये कंडक्टर रॉड पी के डायरेक्शन में मूव करे, कि क्यू के डायरेक्शन में मूव करे, कि यल के डायरेक्शन में मूव करे, यम इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब यम ऐसे है मतलब कैसे मूव करे कि इस रॉड में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो। तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि कोई दो क्या होने चाहिए, पैरेलल नहीं होने चाहिए, कोई भी दो पैरेलल नहीं होना चाहिए, बाकी कैसे भी चल जाएगा, लेकिन कोई भी दो पैरेलल नहीं होने चाहिए। बोले भाई मैंने बोला था कि नहीं, कोई भी दो पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए अगर मान लीजिए आप क्यू करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी, ये बताइए, तो क्यू पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। यल भी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। पी जो है पैरेलल टू यल है, लेंथ है, ये लेंथ रॉड का लेंथ, रॉड की लंबाई है, उसके पैरेलल पी है, इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो गया। बस यम ऐसा है कि यम अगर हम यूज कर रहे हैं, यम के लिए यहां B परपेंडिकुलर टू यल आ रहा है, तो इसका मतलब यम में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, BB यल। यानी अगर हम इस रॉड को इनके प्लेन के परपेंडिकुलर ले जाते हैं तो ये देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, BB यल हो जाएगा। कितना हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, BB यल हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, BB यल हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं, BB यल। फिर इसी पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29 है, मतलब 27 में कौन सा सही होगा, 27 में डी वाला। अब देखिए 29 देखते हैं क्या है कैसे। तो चलो भाई 29 देखा जाए कैसे है। 29 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर मेटालिक वायर लूप ऑफ साइड दिया गया 0.1 मीटर, रेजिस्टेंस R 1 ओम, कांस्टेंट वेलोसिटी V इक्वल टू 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। The magnetic field perpendicular plane of loop is the connected to network resistance. What should be the velocity of loop so that have the steady current? यानी ये क्या हो गया, ये B है, आपसे B पूछा है क्या होगा अगर करंट जो है 1 मिली एम्पियर है। ठीक है 1 मिली एम्पियर है। चित्र भी बना देते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, चित्र बना के तब जाके बताते हैं हम आपको। चलिए देखिए इस प्रकार से है, ऐसे ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया, ये यहाँ पे ऐसे, और ये नेटवर्क है रेजिस्टेंस, ये देखिएगा इस प्रकार से 3 ओम देखिएगा 3 ओम। ठीक है बाकी चीज़ें तो क्लियर ही हैं, और ये V वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है चलिए बाकी सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। करा है कि I इसमें 1 मिली एम्पियर करंट है। ठीक है 1 मिली एम्पियर करंट है, तो आपको बताना कि वेलोसिटी। तो बच्चों ये बताओ सबसे पहले हम रेजिस्टेंस इस सर्किट का निकाल दें बिना सोचे समझे। देखो इसका रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, ये स्क्वायर लूप जो है इसका रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, और यहां देखिए ये सब वायर का ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये सब नेग्लिजिबल है, या सब 1 ओम ले लो।
और ये एक नेटवर्क यहां पे दिया गया है, ये देखो ये नेटवर्क यहां पे दिया गया है, देखो ये नेटवर्क दिया गया है, यहां पे देखिए ये नेटवर्क दिया गया है। और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस आप सबसे पहले बता दीजिए। तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या होगा, ये देखो P/Q इक्वल टू R/S, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच से गायब 3 3 6 3 3 6 6 6 3 यानी 3 1 4, यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इधर वाले का कितना हो गया 1 हो गया, उसका कितना हो गया 3 हो गया, यानी 4 हो गया। अब देखिए ये वाला जो है, ये देखिए वेलोसिटी के पैरेलल है, तो क्या इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, नहीं इसके कारण 0 होगा। देखिए ये पैरेलल है, ये भी देखिए वेलोसिटी के पैरेलल है, तो इसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। और देखो जो इस पार्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही इस पार्ट का भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और पैरेलल में ईएमएफ क्या होता है, सेम होता है। देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, देखिए जो इस पार्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही, भाई इस पे नहीं डिपेंड करेगा, पूरा यहां से लेके यहां तक, जो इस पार्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वही इस पार्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और पैरेलल में ईएमएफ सेम होगा, पैरेलल में क्या होगा, सेम। अब देख लीजिए जरा डायरेक्शन देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देखिए, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये वेलोसिटी ऐसे है, इंड्यूस्ड करंट ऐसे होगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट ऐसे, हमेशा अंतिम लूप पे लगाए करिए। देखिए इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा, यहाँ लगाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे यहाँ, और इंड्यूस्ड करंट जो होगा I इक्वल टू ये कितना होगा E/R, E क्या होगा VBL/R, ये क्या है 10⁻³ V कितना है निकालना है, B कितना है 2, L यही होगा, L क्या है 0.1, R कितना है 4, R जो है ये कितना है 4। अब इनको सब सॉल्व कर लीजिए, सब सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कितना आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी V इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा है बी वाला ऑप्शन। देख रहे हो कितना छोटा छोटा है, देख के डरो मत, बहुत छोटा छोटी चीज़ें हैं, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें पूछी जा रही हैं, ये ध्यान दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको होमवर्क करिएगा, कल चलेंगे हम, ठीक है ना। अब आज रहने देते हैं, आप लोग क्या करिएगा 45 क्वेश्चन तक चलिएगा, अब फिर कल के लेक्चर में इसको चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, 2 घंटे के आसपास वीडियो बनने रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।